अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस नॉलेज। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ये नहीं करना कि भाई मैंने पहले पेशेंट को ये इंटरवेंशन अप्लाई की थी और मैं आप पे भी इंटरवेंशन अप्लाई करूँगा, ये मेरी एक रिसर्च है। दैट इज़ नॉट दैट। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज़ प्रैक्टिस नॉलेज। आपने एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया एक पेशेंट का और आपने उसको एक इंटरवेंशन अप्लाई की, दैट मे और मे नॉट बी सपोर्टेड बाय प्रीवियसली जो है उसकी रिसर्च हुई कि नहीं हुई, उसको एविडेंस से सपोर्ट किया कि हो सकता है कि ना किया हो। आपने उसको वो अप्लाई किया और आपने नोटिस किया कि जी ये तो पेशेंट मेरा ठीक हो गया। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने रिसर्च की, आप उसको क्या कहेंगे, जब तक आप उसको रिपोर्ट नहीं करें, जब तक आप उसको प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट नहीं करें, तो आप उसको ये कहेंगे कि ये मेरा प्रैक्टिस नॉलेज है। तो वो कहते हैं प्रैक्टिस नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोफेशनल प्रैक्टिस, या फिर जो है वो एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि प्रैक्टिस नॉलेज बहुत फजूल चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको जो है वो एक्सपीरियंस देता है। थेरेपिस्ट जो है वो प्रॉपर्ली अगर एक केस को देख रहा था तो उसके पास ये एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई ये पेशेंट है और वो फ़ौरन से उसके लिए एक डिसीजन बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी प्रैक्टिस नॉलेज, प्रोफेशनल प्रैक्टिस से, और जो है वो एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस आपके पास आता है। वो कहते हैं कि हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने प्रैक्टिस नॉलेज को अपने ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन प्लान के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि क्या प्रैक्टिस नॉलेज एक एविडेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब तक ये प्रैक्टिस नॉलेज रिपोर्टेड नहीं है, प्रॉपर्ली एक रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई है, इसके ऊपर रिव्यूज़ नहीं हुए हैं, आप उसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते अपने ट्रीटमेंट प्लान में, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, आप उसको एक एविडेंस नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम वहाँ पर ये कहते हैं कि हम इसको एविडेंस तो नहीं कहते, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट को जो एक्सपीरियंस है ये एविडेंस से भी ज़्यादा सुपीरियरली हमारे लिए वर्क कर रहा होता है। देखिए, हर पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट है, हम लोग हर तरह के पेशेंट, हर तरह की फिजिक के ऊपर तो रिसर्च नहीं कर सकते ना। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करने के, हो सकता है कि हमारे पास ना जैसे कि उसने एग्जांपल हम लोग को दिए कि सीपी के पेशेंट थे और उनके हम लोगों ने अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो है ना उसको सपोर्ट देनी थी। ठीक है, उसके लिए हम लोग कास्ट यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो थेरेपिस्ट कहता है कि जी कास्ट जो है वो पेशेंट के लिए जो है वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो सकती है, तो मैं उसके लिए कोई एक दूसरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसके लिए वो अपनी तरफ से कह सकते हैं कि इसको अल्टरनेटिवली मैं कोई भी इंटरवेंशन यूज़ कर सकता हूँ, या अल्टरनेटिवली मैं कास्ट की जगह पे शायद ब्रेसेस यूज़ कर दूँ या फंक्शनल ब्रेसेस यूज़ कर दूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, वो थेरेपिस्ट ने अपनी सोच के मुताबिक उस पर हेल्प किया, दैट मे बी यूज, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस था, उसे पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखा, बट दैट इज़ नॉट द एविडेंस। एविडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है वो सपोर्ट नहीं करता आपको, इसको हम हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च नहीं कह सकते। प्रैक्टिस नॉलेज आपकी इंटरवेंशन में हेल्प ज़रूर करेगा, बट ये जो है वो एविडेंस नहीं हम कह सकते। ठीक है, इसको मैं एज ए एविडेंस किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करूँगी। ठीक है, जब मैंने ये कर लिया व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस नॉलेज, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी कुछ एडिशनल फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के एक पूरे प्रोसेस को। ठीक है, इसको जो है वो अब हम देखते हैं। सबसे वो कहते हैं कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में जहाँ तक पेशेंट प्रेफरेंसेस की बात थी, जहाँ पर थेरेपिस्ट के प्रैक्टिस नॉलेज की बात थी, जहाँ पर हमारे पास हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च की बात थी, यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आई हैं कुछ चीज़ें, कुछ एडिशनल फैक्टर्स। ठीक है, अब वो एडिशनल फैक्टर्स क्या है। नंबर 1 में कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि हो सकता है कि भाई मैंने जो है वो इंटरवेंशन एक मैंने बनाई है, ठीक है, और उस इंटरवेंशन पे थेरेपिस्ट पेशेंट भी मान गया, एक हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च भी मुझे मिल गई है। ठीक है, और उसी के ऊपर जो है वो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च के साथ साथ मैं भी उसको अच्छा समझता हूँ, मेरे प्रैक्टिस नॉलेज भी उसको सपोर्ट करता है, तो मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मसला क्या आ रहा है, वो इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा महंगी है, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज होंगे भी तो क्या पता जो है वो आपका पेशेंट जो है उसको अफोर्ड ना कर सके। ठीक है, यहाँ पर जो है जिस जगह पर आप काम करें मे भी वहाँ पर ना हो। तो अगर आपने इस तरह का कोई भी केस देखना है तो आपने उसको रेफरल दे देना है, या फिर अगर जो है वो आप पेशेंट या किसी और फैक्टर्स की वजह से, तो आपने उस इंटरवेंशन को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, आप उसकी जगह कोई और न्यू इंटरवेंशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। रीजनल फैक्टर्स हैं, रीजनल फैक्टर्स के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इटसेल्फ भी आ रहा है। ठीक है, वो ये भी आपको कहते हैं कि रीजनल फैक्टर्स में आप लोगों ने डिफरेंट रीजन्स के लिहाज से डिफरेंट हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने देखना होता है, वो भी आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। लास्टली वो कह रहे हैं कि कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस आ सकती हैं, और उसके बाद वो कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द इलनेस, कितनी ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, डिजीज़ जो है वो अपनी किस स्टेज में है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है, जो कि हम आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
प्रोविजन ऑफ द हेल्थ केयर क्या है, ठीक है, उस जगह पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फिर वो कहते हैं कम्युनिकेशन एंड फिजियोथेरेपी और पेशेंट का इंटरेक्शन, ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ही हम लोगों को पेशेंट के आउटकम्स या पेशेंट की जो भी पेशेंट के आउटकम्स कह रहे हैं, पेशेंट के गोल्स का या उसकी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पता चलेगा, ठीक है, वो चीज़ इधर हो गया। और फिर वो कहते हैं द वे इज इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो कल्चरल बैरियर्स की वजह से उसको प्रॉपरली इंटरवेंशन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। समटाइम्स कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि बहुत से पेशेंट जो हैं वो फिजिकल टच को इतना नहीं अच्छा समझेंगे, ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उस वक्त जो है वो हम लोग इंटरवेंशन को डिफरेंट तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द वे द इंटरवेंशन इज एडमिनिस्टर इज ऑल्सो द वन थिंग जो कि अफेक्ट कर सकती है किसको, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, हम लोग का एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये चीज़ें थी। अब हम कहेंगे कि हम लोगों ने क्या ऑब्टेन की, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की फ्रॉम द हाई क्वालिटी एविडेंस, पेशेंट प्रेफरेंसेस को नोट किया और फिजियोथेरेपिस्ट से जो है वो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की, तो वो सारा चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। पहले हाई क्वालिटी एविडेंस देखा, फिर पेशेंट प्रेफरेंसेस को देखा और फिर हम लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ली जिसके अंदर ये सारे एडिशनल फैक्टर्स भी थे और हम लोगों ने एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कर दिया। सेकेंड चीज़ ये है कि वाई EBP एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो है वो पेशेंट, क्योंकि आजकल जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना उनके ऊपर एक बहुत अच्छा डेटाबेस है, ठीक है, वो अपनी सारी रिसर्च करके आते हैं, अपनी सिम्टम्स को एटलीस्ट, जो भी पेशेंट आजकल आपके पास आएगा ना उसने अपने सिम्टम्स को एटलीस्ट गूगल पे सर्च किया होगा, ठीक है, उसने नहीं किया होगा तो उसके अटेंडेंट्स नहीं है, किसी ने किया होगा, तो उस वक्त आपके पास उस पेशेंट से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपके पास उस पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उस पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए नॉलेज होना चाहिए ना, तो दैट इज़। उसके बाद है बेस्ट पॉसिबल क्लिनिकल आउटकम को डील, ताकि जो है वो पेशेंट के लिए बेस्ट क्लिनिकल आउटकम को ऑब्टेन किया जा सके, और फिर ये हेल्प पेशेंट को इस तरह से करती है कि पेशेंट जो है ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग रखता है, ठीक है। उसके बाद यह है फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्रोफेशन, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिजियोथेरेपी को हम कहते हैं दीज आर द ऑटोनमस प्रैक्टिशनर्स, यानी वो आज़ाद खुद मुख्तार अपना काम कर सकते हैं। पेशेंट डायरेक्टली थेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकता है, ठीक है, उस वक्त थेरेपिस्ट को किसी से अपना डिसीजन लेने के लिए किसी से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है, तो उसको डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो एविडेंस सपोर्टेड हो ताकि वो एक अच्छी चीज़ रहे। फिर आगे कहते हैं फॉर द फंड रेजर ऑफ PT सर्विस, जिन लोगों ने फंडिंग करनी है, जिन लोगों ने रिसर्चिंग में फंडिंग करनी है, जिन्होंने इंटरवेंशन प्लान में करनी है, उनको बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है उसको एक प्रॉपर एक एविडेंस के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च करनी है, ठीक है, मैंने रिसर्च करनी है, अब जी मैंने रिसर्च करनी है और मैं एक इंटरवेंशन जो है वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, और मुझे उसके लिए चाहिए फंडर्स, ठीक है, मुझे उसके फंडर्स चाहिए। वैसे ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि हम लोग को उसके लिए फंडर्स चाहिए ना। तो अब ना मैं कहती हूँ कि भाई मैंने ये इंटरवेंशन देनी है, तो मैं उस जो मुझे फ़ंड देगा उसको मैंने ये भी तो बताना है ना कि ये इंटरवेंशन इस तरह से पुरानी इस पर रिसर्च हो चुकी है, एविडेंस इस तरह से सपोर्ट करता है, या फिर जो है ये कंडीशन है इसके अंदर इस तरह की एक इंटरवेंशन काम कर सकती है, तो वो चीज़ है कि मुझे उसकी ये भी बताना है। उसके बाद लास्टली उसने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर की, 3 बातें बस आपको पता आनी चाहिए, वैसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1992 में MC मास्टर यूनिवर्सिटी में पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस हुआ। फिर कॉकरेन कोलैबोरेशन जो कि सिस्टमैटिक रिव्यूज़ का या सिस्टमिक रिव्यूज़ का सबसे ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है, बेस्ट सोर्स है, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। 1999 में स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी एविडेंस डेटाबेस पेड्रो बना था, ठीक है, वो चीज़ आगे बस आपको ये छोटी छोटी याद होनी चाहिए, वैसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर दैट इस चैप्टर के लास्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है कि 5 स्टेप हैं जी। पहला स्टेप यह है कि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, वही आस्क वाली बात। फिर हम लोगों ने सारा जितना भी एविडेंस मुझे उस क्वेश्चन से रिलेटेड है मैंने वो देख लेना है, फिर मैंने उसको क्रिटिकली अप्रेस करना है, मैंने देखना है कौन सी चीज़ें मेरे रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी जो है वो हाई क्वालिटी रिसर्च है, ठीक है, कौन सी जो है वो लो क्वालिटी रिसर्च है, मैंने इन सबको देखना है। फिर मैंने उस एविडेंस को इंटीग्रेट करना है विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज टू माई प्रैक्टिस, और लास्टली मैंने उसकी इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करना है कि भाई वाकई एविडेंस ने इसको सपोर्ट किया है, तो एविडेंस जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द सेकंड चैप्टर।